नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारी आने वाली परीक्षा की रणनीति से संबंधित। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, यानी जितना भी स्टेट पीसीएस होता है उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारे पास कैसी रणनीति हो। हम इस वीडियो में एक एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, जैसे उत्तराखंड पीसीएस को हम इस वीडियो में एज एग्जाम्पल लेंगे। उसी के हिसाब से जो बाकी बच्चे दूसरे स्टेट के हैं वो अपने हिसाब से उसी चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किसी रणनीति की वीडियो को क्यों देखें, या हम अपने एग्जाम के लिए नोट्स के अलावा रणनीति क्यों बनाएं। आप नोट्स तो बना ही रहे हैं, इसके साथ में रणनीति भी बनाने की ज़रूरत है क्या, ये सवाल होना चाहिए। और इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं ये एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है। ये कोई यूनिवर्सिटी का या कोई बोर्ड का पेपर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बोर्ड की परीक्षा में, यूनिवर्सिटी के पेपर में हो सकता है 60% मार्क्स प्राप्त करके सारे बच्चे पास हो जाएं, पर कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं किसी साल 122 पोस्ट निकली हैं और उस साल 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो केवल 122 लोगों का अंतिम रूप से चयन होगा और बाकी के सारे लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसी मुसीबत से बचने का एक सिंपल सा समाधान है और वो है आपकी अपनी सटीक रणनीति। यहाँ हम आपको एक बात बताते चले, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे बच्चों से जो मैं मिला हूँ, जितना भी मेरे अध्यापन में चीज़ें रही हैं, उस दौरान का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी अपनी एनालिसिस रहा है, वो मैं आपको यहाँ दूंगा। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर के रूप में मैं एक बात बोलता चलता हूँ कि रणनीति आपकी होती है, दूसरा केवल आपको राह दिखा सकता है। अगर आप दूसरे से अपना डिसीजन मांग रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। डिसीजन खुद करिए, दूसरा आदमी आपको केवल सजेस्ट करे, सजेशन दे, आपको केवल सलाह दे। तो मेरी सलाह के तौर पे ये वीडियो आपके लिए समर्पित है। हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस की। ठीक है, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि पूरी वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको चीज़ों को 1 बाय 1 समझते चलना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए अभिमन्यु की तरह आप कोई बात बीच में छोड़ दें और फिर बाद में चक्रव्यूह में फंस जाएं। तो पीसीएस के या आयोग के चक्रव्यूह में आप ना फंसे, उसका सीधा सा समाधान है कि वीडियो को आराम से तल्लीनता के साथ अंत तक देखते चलेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की। उत्तराखंड पीसीएस 2025, जल्दी ही आपको उत्तराखंड पीसीएस यानी अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन यानी उसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। और आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर किया है कि इसकी परीक्षा जो है, पेपर जो है, इसका एग्जाम जो है वो एग्जाम 29 जून को होना तय है। ये प्रस्तावित डेट है 29 जून को। सबसे पहले तो हमें रणनीति बनाने से पहले हमारे पास एक लेआउट होना चाहिए कि हमारे पास समय कितना बचा है। क्योंकि अगर मेरे पास 2 साल है तो मेरी रणनीति अलग तरीके की होने वाली है, अगर मेरे पास तो 1 साल है तो मेरी रणनीति अलग होगी, और अगर मेरे पास केवल बचे हुए 80 दिन हैं तो मेरी रणनीति अलग होगी। हम बात करें उत्तराखंड पीसीएस की, तो उत्तराखंड पीसीएस में हमारे पास अगर मैं 29 जून को फाइनल मान लूं तो लगभग 80 दिन बचे हैं। 80 डेज के लिए हम ये रणनीति यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 80 दिनों को बड़े आराम से इस बात को समझते चलेंगे कि हमें 80 दिनों में क्या क्या चीजें कर लेनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो परीक्षा है उत्तराखंड पीसीएस की, इसका नेचर या इसका पैटर्न कैसा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में एक दिन में, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं इस वीडियो के दौरान। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक जिसको हम जनरल स्टडी कह रहे होते हैं और दूसरा पेपर जिसको कि हम सीसेट कह रहे होते हैं। हम एक एक करके सभी पे बात करेंगे। हम सबसे पहले जनरल स्टडी को देख लेते हैं। जनरल स्टडी में, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं पता है कि आपके तर्कस में कितने तीर हैं या आपको कितनी जगह निशाना लगाना है, तो जाहिर सी बात है आप तुक्के से तीर चला रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसमें क्या क्या करना है। जनरल स्टडी में हमारे पास एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसको कहते हैं ज्योग्राफी। तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। ये सारे सब्जेक्ट आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूं, पर चूंकि मैं इन्हीं बातों से आपको समझाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
इसके अलावा एक जनरल साइंस का पोर्शन आता है, टेक्नोलॉजी भी आपसे उसमें पूछेगा, तो हम साइंस कंसिडर कर लेते हैं कि एक साइंस का टॉपिक हमारे पास होने वाला है। एक हमारे पास उत्तराखंड स्पेशल है और इन सभी के साथ में एक टॉपिक हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम अलग ही करके पढ़ेंगे और वो है करंट अफेयर्स, करंट का टॉपिक। लगभग ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, उत्तराखंड स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये हमारा जीएस का पोर्शन है जिसको आप जनरल स्टडी कह रहे होते हैं। हम सीसेट के सेक्शन पे बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इन जीएस के अपने टॉपिक्स पर। अब ये 80 डेज की जो हमने बात करी है, इन 80 दिनों की हम रणनीति कैसे बनाएं, इससे पहले मैं आपको एक बात यहां पे बता देता हूं कि आपका एवरी डे, प्रत्येक दिन का आपका अपना टारगेट क्या होना चाहिए, यानी आपके एक दिन में कितनी चीजें की जानी चाहिए। अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहले आपके पास आपके जो शेड्यूल्ड है आपका रोज का, उसमें जीएस शामिल होना ही होना चाहिए, उसमें उत्तराखंड स्पेशल शामिल होना ही होना चाहिए, उसमें करंट अफेयर्स होना ही होना चाहिए और उसमें एक सी सेट का पोर्शन होना ही होना चाहिए। यानी ये वो चीज है जो आप डेली करेंगे। अब इसके लिए आपको 6 घंटे लगते हैं, इसके लिए आपको 8 घंटे लगते हैं, ये आप देखिए। आपके पास 4 घंटे हैं तो इसको 4 घंटे में मैनेज करिए, आपके पास पूरा दिन है तो पूरा दिन में मैनेज करिए। इसमें कितने घंटे आप किसको देंगे ये आप पे ऊपर निर्भर करता है। मैंने बताया कि प्रत्येक दिन अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के आप लैग कर जाएंगे। हर किसी की इंपॉर्टेंस पे हम बात करने वाले हैं। जीएस अपने आप में आपने देखा कम से कम 5 से 6 टॉपिक अपने आप में इंक्लूड करके चलता है। उत्तराखंड स्पेशल बड़ा वेटेज रखता है, 150 सवालों का पेपर होगा, 150 सवाल में से 50 सवाल यानी 1/3 अकेले उत्तराखंड स्पेशल से आने वाले हैं। और उत्तराखंड में ठीक ठाक सवाल आजकल पूछे जाते हैं, चाहे वो कहावतों के ऊपर हो, चाहे वो लोकोक्तियों के ऊपर हो, या फिर बोलियों के ऊपर हो, या उत्तराखंड की हिस्ट्री जो हमेशा से परेशान करने वाली रही है लोगों को, तो वो है। तो उत्तराखंड आपको डेली देख के चलना है, क्योंकि फिर मैं बात करता हूं कि ये कंपटीशन है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर कर ले गया तो आपने चाहे जो भी कुछ किया है, आपसे बेहतर करने के चलते ही वो सेलेक्ट हो जाएगा, आप रह जाएंगे। और उत्तराखंड जो है, जब आप अपर पीसीएस को बात करते हैं तो अपर पीसीएस में आप जानते हैं कि अपर पीसीएस में मेनली 3 स्टेज हैं। एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस और एक है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आप पता है ऑब्जेक्टिव आता है, और प्रीलिम्स का पेपर का अगर हम इस तरह की बात करें तो वनडे से थोड़ा सा अप ही आता है, लगभग वनडे जैसा ही पेपर रहता है। आजकल तो SSC भी अच्छे पेपर बनाता है। इसके अलावा मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये जो प्रीलिम्स है ये थोड़ा सा प्रतिष्ठा का पेपर भी हो गया है। कंपटीशन तो है या नहीं है, उसके अलावा ये प्रतिष्ठा का विषय भी बन गया है। आजकल लोग बाग क्या करते हैं कि कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वो पीसीएस का पेपर जरूर भरता है, यानी उसने ग्रुप सी की तैयारी तो करी ही करी। मैं यहाँ ग्रुप सी वालों को किसी तरीके से उनका मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कंपटीशन किस स्तर का है। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा इसको फॉर्म भरेगा, चाहे वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, ग्रुप बी की कर रहा है या यूपीएससी की कर रहा है, डजेंट मैटर, हर बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। और ग्रुप सी और ग्रुप बी की तैयारी करने वाले बच्चे का उत्तराखंड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो खास तौर से जो बच्चे केवल अपर पीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट के हैं, वो उत्तराखंड को कम नहीं आंक सकते। इसलिए उत्तराखंड आपके डेली शेड्यूल में होना ही होना चाहिए। करंट अफेयर्स, जैसा कि अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई, 2 से 3 परीक्षाएं, लेटेस्ट परीक्षा थी कनिष्ठ सहायक की, जिसमें आयोग ने चेताया है बच्चों को कि अगर आप 4-5 साल का करंट अफेयर्स नहीं देख के आते हैं तो हम आपको बहुत जोर से झटका देने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करना है, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो। ये सारी बातें रणनीति का हिस्सा है। और एक ये है महाशय, जब जब इनको कम लिया गया तब तब इन्होंने आपको पटखनी ली। सी सेट, जिन्होंने इससे पिछले वाला पेपर दिया था, उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस की बात कर रहा हूं, अपर पीसीएस का जिन्होंने पिछले वाला पेपर दिया था उन्होंने सी सेट को जरूर देखा था। और सी सेट को देखने के चलते उन्हें समझ में आ गया था कि सी सेट अगर साल भर तैयार नहीं किया तो जीएस तैयार करने का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि सी सेट का लेवल, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, इन सभी में, और इंक्लूडिंग उत्तराखंड पीसीएस हो, इन सभी में सी सेट के स्तर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ से एलिमिनेट किया जा रहा है बच्चों को प्रीलिम्स से ही।
तो सीसेट को जो बच्चा लास्ट के मंथ या लास्ट के 15 दिन में देखने की गलती करेगा वो बच्चा यहाँ पे फेल होने की कगार पे आ जाएगा। हाँ, अगर तो आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आपके लिए ये 15 दिन का विषय हो सकता है, बट अगर आप एवरेज हैं या बिलो एवरेज है तो आपके लिए एकदम से जरूरी है कि आप सी सेट को अपने डेली शेड्यूल में शामिल करें। इसे आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे कि ये वाले टॉपिक आप घंटों के हिसाब से कैसे बांटते हैं, इट्स अप टू यू, बट इनको आपके डेली शेड्यूल में होना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये जो 80 दिन हमने बताए, इन 80 दिनों की रणनीति हम किस तरीके से बनाएं ताकि हम 80 दिनों में अपना रिवीजन भी कर लें, रिवीजन करने के साथ साथ हम मॉक टेस्ट भी लगा लें, PYQ भी कर लें और 1 या 2 रीडिंग हम अपने रिवीजन को भी दे दें। देखिए मेरे साथ साथ आप समझते चलिए, हमने कहा हमें 80 दिनों को बांटना है। मेरे हिसाब से कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आपको आपके अपने नोट्स, रेफरेंस बुक्स, जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उनको कम से कम 3 बार रिवीजन करके जाना है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 80 दिन है, 80 दिनों में हम बांट लेते हैं कि 20-20, 25-25 दिन मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट हैं, आराम से कर जाएंगे। नहीं, केवल 1 रीडिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी टेंडेंसी ह्यूमन टेंडेंसी जैसी ही है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारी टेंडेंसी है भूलने की। अच्छी बात भी है, भूल जाते हैं आप बहुत सारी बातों को। तो जब आप भूलते हैं तो आपने एक बार याद किया, आप उसमें से बहुत सारा भूल गए। जब भी आप भूलते हैं, क्लास के दौरान भी बहुत सारे बच्चों की इस तरीके की परेशानियां मिलती हैं कि सर हम जो याद करते हैं भूल जाते हैं। अच्छी बात है, भूल जाते हैं, कम से कम इस बात से ये तो सिद्ध होता है कि आप याद करते हैं, तभी तो आपको पता चला कि हम भूल गए हैं। अगर आप भूल रहे हैं तो बार बार रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिवीजन करते हैं तो याद आ जाता है, फिर दोबारा से बंद करके देखते हैं किताबों को तो भूल जाते हैं, तो फिर क्या करिए, उस पर भी आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये समस्या का समाधान भी खोजेंगे। 80 दिनों की बात कर लेते हैं। 80 दिनों को मैं 3 कैटेगरी में बांट के आपके सामने रख रहा हूं कि कम से कम 80 दिनों को हम 3 तरीकों से बांट के पढ़े, 3 रीडिंग दें। पहली रीडिंग, हम फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग, इसको आप पहला रिवीजन भी कह सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी पहले से है, तो इसको फर्स्ट रीडिंग मान लीजिए। और अगर आप इसमें बिगनर हैं, अब की बारी अपनी पहली या दूसरी बारी फॉर्म भरा है और आप भी चाहते हैं कि रणनीति के तहत मेरा भी प्री निकले, तो देखिए आपका भी निकल सकता है। इसमें आप मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे रीडिंग करनी है और जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है, जिसकी तैयारी है, उसका मान लेते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। पहला रिवीजन आपका 50 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि 50 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, पर सब्जेक्ट सोचिए। सब्जेक्ट हमारे पास, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, ऊपर जैसा कि हमने देखा ये सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, उत्तराखंड है, करंट अफेयर्स है। इसके साथ साथ में सीसेट है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। इसलिए 50 दिन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ढंग से किसी सब्जेक्ट को पढ़ने चले जाएं तो 50 दिन में केवल 1 सब्जेक्ट पूरा होता है। यहाँ 50 दिन में आपको 5 सब्जेक्ट पूरे करने हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लिए मुश्किल से 10 से 15 दिन आने वाले हैं आपके हिस्से में। इसलिए पहली रीडिंग जानदार होनी चाहिए और जितनी ज़्यादा आप चीज़ें कंठस्थ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा कंठस्थ करके चले। अब हम बात करेंगे दूसरी रीडिंग की, कि अगर आप पूछें कि दूसरी रीडिंग का वेटेज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं सेकेंड रीडिंग की। आपकी जो सेकेंड रीडिंग है या सेकेंड नंबर का जो रिवीजन है वो 50 दिन के बाद में जो आने वाले 20 दिन है, अगले 20 डेज में आपकी दूसरी रीडिंग हो जानी चाहिए। यानी सारे सब्जेक्ट का, पहले अगर आपके हिस्से में 10 या 12 दिन का आया था एक सब्जेक्ट, इस बारी वही सब्जेक्ट 5 दिन का आने वाला है, क्योंकि 20 दिन में आपको 5 के 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं जो भी है। इसके बाद हम फिर से तीसरी रीडिंग पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कम से कम 3 रिवीजन के साथ में आपको एग्जाम में जाना है, तो समस्या का सामना नहीं होगा। थर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें, थर्ड रीडिंग अगले 10 दिनों में हो जानी चाहिए, यानी लास्ट के 10 डेज में आप तीसरा रिवीजन दे देंगे। जब आप तीसरा रिवीजन देंगे तो आप पाएंगे समय बहुत कम लग रहा है। और रिवीजन कैसे करना होता है, अगर आपको ये भी समझना है तो हम इस पे एक अलग से वीडियो ले आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी ऐसा नहीं है कि पहले पेज से आखिरी पेज तक होता है। रिवीजन हर चीज का नहीं हुआ करता है, फिर भी हर चीज याद रखनी है, उसके लिए एक तकनीक होती है, एक टेक्निक होती है। उसी तकनीक या टेक्निक पर हम बात करेंगे। ये जो 20 दिन है लास्ट के,
इन 20 दिनों के साथ में आप यहां पे टेस्ट इंक्लूड करके चलेंगे, इसमें टेस्ट लगाएंगे, यहां पे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये लास्ट के जो 20 दिन हैं, यानी लास्ट का जो आपका जून वाला महीना है, उस जून के पहले जून से लेकर के 20 जून तक आप सेकंड रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ टेस्ट लगाएंगे, वो भी मॉक। पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, केवल मॉक लगाएंगे। लास्ट के 10 डेज में आप तीसरा रिवीजन देंगे और यहां पे टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में रखेंगे आप पीवाईक्यू। यहां पे कोई मॉक्स आप नहीं लगाएंगे, यानी किसी की टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे। हम भी टेस्ट सीरीज दें तो मत लगाना। लास्ट के 10 दिन में केवल और केवल आपको आयोग के सवालों को लगाना है, उसके पैटर्न को पकड़ना है, वो क्या करता है। अगर आपने ये पकड़ लिया, अगर आप इस पूरे खेल को समझ गए, तो आप समझेंगे कि आप अपने सिलेबस से अच्छी तरीके से एक बारी गो थ्रू हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जाते हैं, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, एक बार भी गो थ्रू नहीं हुए, चीजों को समझा ही नहीं और एग्जामिनेशन हॉल में चले गए और बाहर निकलने के बाद इतना मातम करते कि हाय मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। पेपर अच्छा कैसे हो जाता है? पहले 80 दिन यूटिलाइज किए ढंग से। अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाएगा इन दिनों का, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं, आप यकीनन लग सकते हैं। आई होप आप यहां तक की बातों को समझ गए होंगे कि आपको अपने 80 दिनों को और आपके अपना जो हर दिन है, प्रत्येक दिन को, एवरीडे आपको किस किस चीज में अपना समय इन्वेस्ट करना है। इतनी बातें समझने के बाद अब समय है कि एक सब्जेक्ट जो है उसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको कैसे हमें कवर करना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं जीएस के हिस्ट्री से। मैंने कहा हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि हिस्ट्री में हमारे पास 3 हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत। एक है जिसको हम कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत। और एक हिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत। अब ये 3 तरीके की हिस्ट्री है और तीनों पढ़नी है, तीनों से सवाल आता है। आयोग ने आपके सिलेबस में भी तीनों को दे रखा है। अब इन तीनों को पढ़ना है। अब सोचिए अगर हिस्ट्री के हिस्से में आए ही 15 दिन हैं, तो इन 15 दिनों में क्या हम 5-5 दिन में बांट दें? यही तो रणनीति है। आपको अपने समय को कहां यूटिलाइज करना है, आपको देखना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो पेपर है इसमें ज्यादा नंबर पा जाने से, प्रीलिम्स में ज्यादा नंबर पा जाने से आप टॉप नहीं कर जाएंगे। अगर मान लेते हैं 150 नंबर में से कट ऑफ जो है वो लगभग 110 या 105 पे जाती है, तो अगर आपके 130 भी आ जाते तब भी आप क्वालिफाई ही कर रहे होंगे। तो यहाँ केवल उस रणनीति पे खेलिए कि आप पास कर जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो आप बेकार हैं। ज्यादा नंबर आएंगे तो जाहिर सी बात है मेंस के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, पर बात जब 80 दिनों में करने की हो तो आपको केवल वहां से वो चीजें पिक करनी है जिसके आने की संभावना ज्यादा है, जहां पोटेंशियल ज्यादा है। अब देखिए इन तीनों के ऊपर अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जो आधुनिक भारत है, उस आधुनिक भारत को आप फर्स्ट पोजीशन पे रखने वाले हैं। अगर किसी साल इतिहास से मान लेते हैं 10 सवाल आते हैं, अगर किसी साल इतिहास से 10 सवाल आते हैं तो लगभग 6 से 7 सवाल आपको अकेले आधुनिक भारत से यानी मॉडर्न इंडिया से देखने को मिलते हैं। ये वेटेज है इसका। अब ये भी कोई भी बता देगा, अगर 6 सवाल यानी 60 से 70% वेटेज जो है अकेले मॉडर्न हिस्ट्री का है और मुझे कम समय में ज्यादा चीजें पिक करनी है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पहली प्रेफरेंस पर रख के चलूंगा। तो यहां पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। यहीं पे हम एक और बात बताते चले, मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है कि पहले पेज से आखिरी पेज तक आपने स्पेक्ट्रम को या विपिन चंद्रा को पढ़ डाला या जो भी नोट्स आपको मिले थे। ये सब गलतियां होती हैं। किताबें इसलिए लिखी जाती हैं ताकि किताबें मोटी हो जाएं, साथ ही साथ किताबों में बहुत सारी चीजें अननेसेसरी होती हैं। एग्जाम में चीजें बिल्कुल सटीक पूछी जाती है, कॉन्क्रीट पूछी जाती है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो और आप चाहेंगे कि हम सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज आपको बताएं कि भैया हिस्ट्री में सामाजिक धार्मिक आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, क्या वेटेज है उसका, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका क्या वेटेज है, हमारे लिए गवर्नर जनरल का क्या वेटेज है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो फिर हम उस पर बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मुझे सेकंड नंबर पे रखना हो तो सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा एंशिएंट को। दूसरे नंबर पर आप इतिहास में प्राचीन भारत को रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बौद्ध पीरियड, जैन पीरियड,
इनको आप रखेंगे, वैदिक पीरियड को आप रखेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड को, उत्तर वैदिक काल को आप रखेंगे, यहाँ पे आप मौर्य काल को रखेंगे। ये सारी चीजें एंशंट में आ रही हैं और एंशंट में इससे खूब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना मैं पहले के बाद दूसरे नंबर पर अगर मुझे हिस्ट्री निपटानी हो तो मैं एंशंट को करूंगा, और तीसरे नंबर पर अगर आपके पास समय है और आपने पहले से रिवीजन रख रखा है तो आप थर्ड नंबर पे जो है इसको रख सकते हैं, मेडिवल को रख सकते हैं। सवाल मेडिवल से भी आता है, ऐसा नहीं कि मेडिवल से सवाल नहीं आता, कई बार तो 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं अकेले मेडिवल से, पर संभावनाओं का खेल है, संभावना इनकी ज्यादा है। इसलिए अगर आप इस स्टैटिक्स से जाना चाहते हैं तो पहले मॉडर्न को, फिर एंशिएंट को और फिर मिडेवल को रख सकते हैं। ये खेल हो जाता है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री आप 15 दिन में निपटा सकते हैं। सबसे पहले ये, अगर आपको लग रहा है 15 दिन में मैं एक ही निपटा पाऊंगा तो मॉडर्न को कर जाइए, इनमें से कम इतना। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट है मेरे पास जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको पता है कि 2 तरीके की जियोग्राफी है। बांटने के क्रम में हम ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक ज्योग्राफी है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। इन दोनों का वेटेज भी अगर आप देखेंगे, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज जिस सेक्शन का रहता है उस सेक्शन का नाम है इंडियन ज्योग्राफी। इस सेक्शन से मैक्सिमम सवाल पुट अप किए जाते हैं। यानी अगर आपको ज्योग्राफी में करना है तो पहले आप इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस के साथ में टारगेट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से खूब सारे सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल आते हैं, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और बार बार आयोग को देखेंगे वहीं से रिपीटेशन में सवाल पूछ रहा है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर आपको टॉपिक वाइज सवाल मिल जाएं कि ये 10-15 टॉपिक है, इनसे सवाल कर लीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी को आप पूरे तरीके से हॉलिस्टिक वे में कंप्लीट कर लें तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ज्योग्राफी का जो वेटेज रहता है हर साल लगभग 15 से लेकर के 18 सवालों तक का वेटेज रहता है। तो ज्योग्राफी आप नदारद नहीं कर सकते। ज्योग्राफी के साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट और करते चलना है। इसमें आजकल का ट्रेंड है, इसमें एनवायरमेंट से संबंधित सवाल भी आने लगे हैं, तो एनवायरमेंट को भी इसके साथ साथ आप कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो तीसरे नंबर पर हमारा टॉपिक आ जाता है या सब्जेक्ट आता है उसका नाम है पॉलिटी। पॉलिटी में 2 तरीके की चीजें होती हैं। पॉलिटी में एक सेक्शन आता है गवर्नेंस का, पॉलिटी में एक सेक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रख के चलना है, सीधा और सच्चा कॉन्स्टिट्यूशन को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तो आप देखेंगे 1 से लेकर के 395 तक अनुच्छेद मिल रहा है। क्या हर अनुच्छेद रटना है? क्या हमें 22 के 22 भागों को देखना है? नहीं। अब इसमें भी कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी चीजें आपको कर लेनी चाहिए? जैसे संविधान सभा सवाल आता ही आता है। जैसे आप देखेंगे नागरिकता, क्योंकि सीएए पर 2019 से बात हो रही है, अभी भी बात हुई, अभी भी जब वक्फ बोर्ड की बात हुई तब भी अमित शाह ने सीएए का जिक्र किया। जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो करंट में बना हुआ है, वो सवाल पोटेंशियल है, हो सकता है आपसे वहां सवाल पूछ लिया जाए। ऐसे ही जैसे फंडामेंटल राइट कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, फंडामेंटल राइट से सवाल आता ही आता है, तो फंडामेंटल राइट को पॉलिटी में सबसे पहले पिक करिए। इसके बाद आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, उसको आपको कर ले जाना है। जैसे संसद, पार्लियामेंट से इस बार कई सारे बिल पास हुए, बड़े महत्वपूर्ण बिल पास हुए, उन बिल के चलते पार्लियामेंट खास हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा चर्चा में रहता है, राष्ट्रपति हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये वो चीजें हैं, आपातकाल, इमरजेंसी, ये वो चीजें हैं जो आपको पॉलिटी में पिकअप करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो पार्ट 17 है, भाग 17 है, उसकी क्या इंपोर्टेंस है? उसकी इंपोर्टेंस कम है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, पिछले सालों के सवालों को देखेंगे कि कहां से मैक्सिमम सवाल आयोग ने पुट ऑन किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से सवाल हमें पढ़ना है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी सेम चीजें होती हैं। यहां पे भी हमें वो सेक्शन है जिस सेक्शन से मैक्सिमम सवाल पूछे गए, जैसे बजट, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसीज, उससे सारे फिस्कल पॉलिसी आपके लिए खास है, करंट का मुद्दा होता है। इकोनॉमी के अधिकांश सवाल आपको करंट से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे कि इस बार हमारी ग्रोथ रेट क्या रही, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या रहा, बजट डेफिसिट क्या रहा, प्राइमरी डेफिसिट क्या है हमारा, इस बार हमारे पास रेमिटेंस के मामले में क्या चीजें हैं, वगैरह वगैरह, सब अलग पूछता है। तो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति बड़ी खास चीज है इसकी। इसके बाद में देखें तो जो मुद्रा एंड बैंकिंग है, मुद्रा और बैंकिंग को, यानी मनी और बैंकिंग को भी आपको अच्छे से कर लेना। व्हाट इज CRR, व्हाट इज SLR, व्हाट इज रेपो रेट,
व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज बैंक रेट, ये सारी चीजें आपको देख जानी है। तो ये क्या है, ये वो कुछ एकदम से कंसोलिडेट सेक्शन है जिसको आपको करना ही करना है। अगर आप इनको पिक कर लेते हैं तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप वेज एंड मीन्स एडवांस इनको ना भी समझे तो चल जाएगा काम, पर जो करंट में है और जो स्टैटिक में महत्वपूर्ण है उसको आपको करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तराखंड आपको डेली करना है। उत्तराखंड की चाहे ज्योग्राफी की बात करी हो कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की पॉलिटी, सेम चीजें मिलेंगी उत्तराखंड में। पॉलिटी में वही जो आप वहां विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पॉलिटी में पढ़ेंगे, सेम उत्तराखंड की पॉलिटी में हो जाएगा। बस यहाँ नंबर हो जाएंगे कि यहाँ पे कितने सीट्स के लिए चुनाव होता है वगैरह वगैरह। ऐसे ही उत्तराखंड की इकोनॉमी यानी उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा, इसको आप देख जाएंगे। उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर सवाल आता है तो कल्चर से संबंधित सवाल देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी कुछ पॉलिसी हो सकती है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। उत्तराखंड सरकार ने कौन कौन सी नीति, कौन कौन सी योजनाएं लागू करी है, सारे यानी होलिस्टिक वे में आपको उत्तराखंड को देख जाना है। चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दो चीजें बची है इसके बाद में, एक बचा है हमारे पास सीसेट और एक बचा है हमारे पास करंट अफेयर्स सीए। सबसे पहले करंट अफेयर्स का वेटेज समझ लीजिए। करंट अफेयर्स के मामले में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आयोग जो स्टैटिक सवाल भी पूछता है, यानी पॉलिटी में भी जो सवाल पूछा जाएगा उसकी मेन रूट पे अगर आप जाएंगे तो वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई होगी। करंट अफेयर से आपको एक बात का पता चलता है कि स्टैटिक में क्या सवाल पूछा जाएगा। जैसे संसद में बिल पे बात हो रही है, अभी आप कितना सारा आपने देखा, वक्फ बिल के ऊपर बात हुई थी, संशोधन किया, हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ, वो सब आपके ऊपर है, आप सोचिए उसको। मेरा काम है जो आयोग आपसे पूछता है उसको बताना। तो देखिए करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, संसद के कानून बनाने के बारे में बात हो रही है तो आपसे संसद के कानून बनाने की सख्ती के बारे में पूछा जाएगा। पार्लियामेंट किस तरीके से लॉ फॉर्म्स करता है, क्या मेथड है उसका, पहली रीडिंग कहाँ होती है, दूसरी रीडिंग कहाँ होती है, किसी बिल को एक एक्ट बनने में क्या प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती है उसके बारे में सवाल पूछेगा। पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में पूछेगा। जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं, चाहे वो चेयरपर्सन हो या राज्यसभा में है या विधान उसमें लोकसभा में है, उनकी अपनी क्या पावर्स हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स कम से कम 2 साल का तैयार करके चलिए। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए, उत्तराखंड स्पेशल का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर को देख रहे हैं तो आपको यूके स्पेशल भी देखना है, इसके भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। और साथ ही साथ आपको नेशनल देखना है, नेशनल करंट अफेयर्स को देखते हुए चलना है। और इसके साथ में आजकल ट्रेंड है आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर भी देखना है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी आपको देखते चलना है। ये तीनों करंट अफेयर्स, अब देखिए 2 साल के 3 सेक्शन के करंट अफेयर्स देखने तो 80 दिन तो लगातार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एवरी डे वाले आपके स्लॉट में करंट अफेयर्स शामिल होना ही होना चाहिए। बाद में किसी मैगजीन को पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है। चलिए अब आप आज की इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे बात कर लेते हैं, और वो सेक्शन है जिसको हम नहीं भूल सकते, वो है सी सेट। जो इसको कमतर करके चलेगा, मैंने पहले भी कहा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है और दोनों सेक्शन से आजकल थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सेक्शन है मैथ्स का और एक सेक्शन है रीजनिंग का। अब कुछ बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग बड़ा अच्छा होता है। जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है वो इस टॉपिक को अगर बाद में भी देखेंगे, इस वाले सेक्शन को, तो उनका चल जाएगा। पर जो बच्चे एवरेज है या बिलो एवरेज है, उन्हें इसको डेली बेसिस पे देखते चलना है। अगर आप इनसे पूछे कि मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे, तो सबसे ज्यादा वेटेज दीजिए आप रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग जब समझने के क्रम में हम आते हैं तो कंपैरेटिवली आसान है मैथ्स की तुलना में। इसलिए रीजनिंग को हर बच्चा आराम से समझ लेता है। बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको आप आराम से कर लेंगे। जिनको आपको समझ में आ जाता है उन टॉपिक्स की आप ट्रिक देख लीजिए, ताकि जो आपको आ रहा है उसमें और कम समय आपको लगे, ताकि रीजनिंग आप जल्दी से कर जाए। तो रीजनिंग का पूरा सेक्शन आप कवर अप कर जाइए। रीजनिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रीजनिंग हो जाएगी, सीसेट आराम से निकलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स की, अब देखिए मैथ्स अपने आप में, अगर आप किसी मैथ्स के टीचर से बात करेंगे तो मैथ्स अपने आप में कम से कम 4 से 5 महीने लेता है। अगर आप पूरा अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, अर्थमेटिक पढ़ाने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता है।
अब हमारे पास तो समय मुश्किल से 2.5 महीने का है, क्योंकि हमारे पास तो 80 दिन बचे हैं। अब 80 दिन में 4-5 महीने का काम कैसे पूरा करें? तो देखिए, रीजनिंग तो कर जानी है पूरी की पूरी। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो सीसेट के पेपर है, पिछले कम से कम 8-10 सालों के पेपर देखिए, उसमें ये देखिए जो सीसेट वाला सेक्शन है इसका देखिए, दूसरे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में मैथ्स के ट्रेंड को देखिए आप। यूकेपीएससी का जहां जहां मैथ्स पूछा है उस ट्रेंड को देखिए, किस सेक्शन से मैक्सिमम सवाल पुट ऑन कर रहा है, उन सेक्शन को मार्क कर लीजिए। जैसे नंबर सिस्टम से सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो नंबर सिस्टम आपके लिए खास हो जाता है। नंबर सिस्टम बड़ा सिस्टम है, बड़ा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको पूरा कर जाइएगा। हो सकता है कई बार इसमें 10 दिन लग जाएं, आपको 15 दिन लग जाएं, 20 दिन लग जाएं, जैसी भी हेल्प लगती है, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम को निपटा जाइए। सिंपल इंटरेस्ट निपटा जाइए, परसेंटेज निपटा जाइए, टाइम एंड वर्क निपटा जाइए, टंकी एंड पाइप, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, इनको मार्क कर लीजिए। वो सारे टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, उनको कर लीजिए। एटलीस्ट मैथमेटिक्स के वो टॉपिक जो बार बार आयोग पूछ रहा है, पूरा मैथ्स पढ़ने के बजाय कम से कम वो तो कर ही जाइए, और रीजनिंग कंप्लीट करके सीसेट क्वालिफाई करिए, क्योंकि सीसेट अगर पास नहीं करेंगे तो जीएस में जितना भी नंबर आ जाए चाहे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट ईयर कई सारे बच्चों को जानता हूं जिनका जीएस में अच्छा खासा वेटेज रहा और कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आए उनके, पर सीसेट में कम रहे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। और अब अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें जो मेरे द्वारा बताए गए टिप्स हैं वो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो में दोबारा से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।